हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे क्लास 7th का जो ज्योग्राफी है और ज्योग्राफी में चैप्टर 3, ठीक है, पार्ट 3 देखेंगे। और पार्ट 3 में है हमारा चैप्टर का नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। ठीक है, जो हमारा पृथ्वी है वो किस तरह से बदल रही है इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, और इस केस में हम जानेंगे कि जो हमारा, ठीक है, जो पर्टिकुलरली इसमें जो कौन-कौन सी प्लेट है और भूकंप के बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे भूकंप के बाद ज्वालामुखी के बारे में देखेंगे, है ना। फिर ज्वालामुखी के बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि जो तरंग होते हैं, ठीक है, कितने टाइप्स के तरंग होते हैं भूकंप के। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे जो स्थलाकृतियां होती हैं। ठीक है, नदी किस तरह से कार्य करती है और तटबंध क्या होता है, चाप झील क्या होता है, विसर्प क्या होता है, ये सारे चीज को हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम लोग हिमनद क्या होता है। ठीक है, हिमनद के कार्य क्या क्या होते हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे पवन, ठीक है, जिसको कि हम लोग हवा बोलते हैं। ठीक है, वो किस तरह से काम करते हैं, वर्क करते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, वन बाय वन डिटेल से देखेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या है कि जब हम आगे बात करते हैं जो हमारा पृथ्वी है, ठीक है, तो पृथ्वी का जो शेप है वो कैसा है, जियोइड शेप का है। ठीक है, नारंगी की तरह ऊपर चपटा हुआ है, ठीक है, और नीचे चपटा हुआ है। ठीक है, गोल तो है, एस्फेयर के टाइप का है, बट क्या है ना कि ऐसे है, एस्फेयर स्फेरिकल नहीं है। ठीक है, देखिए ऐसे है, ये है ऐसे करके, ऐसे के ऊपर से ऊपर चपटा है और नीचे चपटा हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग जियोइड शेप कहते हैं। ठीक है, इस तरह से पृथ्वी है। और पृथ्वी कैसे बदलती है और इसके अंदर क्या क्या इनर मोस्ट भाग में होता है, ठीक है, आंतरिक भाग में क्या क्या परिवर्तन होता है जिसके कारण आपको पृथ्वी बदलता दिखता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, और इससे पहले जो भी वीडियो था, ठीक है, जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का, ठीक है, और चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जाकर के वीडियो का जो चैनल का जो प्लेलिस्ट है, ठीक है, आप जाइएगा वहाँ पे क्लिक कीजिएगा ट्रेंडिंग कंपटीशंस पे, और जैसे ही वहाँ पे क्लिक कीजिएगा आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो वहाँ से आप पार्ट 1 और लेसन 1 और लेसन 2 का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें कि पहला चैप्टर आप लोग जानते हैं पर्यावरण, और उसके बाद दूसरा चैप्टर क्या था, तो पृथ्वी का आंतरिक भाग था। ठीक है, तो उसमें सारा चीज डिस्क्रिप्शन है, पूरा कॉन्सेप्ट है, और उसके बाद एक क्वेश्चन आंसर भी सॉल्यूशन है उसका। ठीक है, तो वहां आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या दिया गया है। चलिए जब बात करते हैं, कहता है कि हमारा बदलती पृथ्वी, ठीक है, हमारा पृथ्वी जब बदलती है किस तरह से बदलती है, तो कहता है कि जब हम पहला इसमें हम देखेंगे स्थल मंडलीय प्लेट। ठीक है, तो स्थल मंडलीय प्लेट क्या होता है कि जब हमारा जो स्थल मंडल है, ठीक है, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, तो लिथोस्फेयर जो है ये डिफरेंट डिफरेंट भागों में, ठीक है, प्लेटों में विभाजित है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटों में विभाजित है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। और ये आश्चर्यजनक की ये जानकर के आपको काफी आश्चर्यजनक होगा कि जो हमारा पृथ्वी है ये क्या है, घूमते रहती है। ठीक है, ये प्लेट जो है हमेशा धीमी गति से घूमते रहती है। ठीक है, हमेशा जो प्लेट है, ठीक है, ये प्लेट क्या होता है, धीमी गति से घूमते रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्थिर रहता है। ये जो प्लेट है ये धीमी गति से घूमते रहती है, चारों तरफ घूमते रहती है, और कुछ किलोमीटर पे, ठीक है, प्रत्येक वर्ष कुछ किलोमीटर लगभग में आपको ये घूम जाती हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा पिघलती है, और मैग्मा पिघलने के कारण क्या होता है कि ये मैग्मा, ठीक है, पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ मैग्मा है वो वृत्तीय रूप में घूमती है। कैसा घूमती है, एक सर्कुलर टाइप में घूमती है, वृत्तीय रूप में घूमती है। और धीरे धीरे जा करके आप देखेंगे कि ये क्या होता है ना कि जिसके कारण पृथ्वी के जो घूर्णन होते हैं, ठीक है, जो पृथ्वी जो परिवर्तन होता है, ठीक है, पृथ्वी की गति में भी धीरे धीरे आपको प्लेट की गति के कारण, ठीक है, क्या होता है, परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, चेंजिंग होता है। और इस तरह से क्या होता है कि जो पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी की गति उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती है। ठीक है, पृथ्वी जो जिन बलों के कारण क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो उसका जो होता है पर्टिकुलरली उसी के अनुसार हम लोग इसको डिफरेंट डिफरेंट भाग में बांधते हैं। तो देखिए यहाँ पे, देखिए दो तरह के होता है। एक होता है आंतरिक बल, जो मतलब आंतरिक प्लेट, जो आंतरिक परिवर्तन होते हैं, ठीक है, पृथ्वी के, अतः जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उसे अंतर्जनित बल कहते हैं। और जो बल, ठीक है, जो बल पृथ्वी के सतह के, ठीक है, पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं, ठीक है, उन्हें बाह्यजनिक, जैसे कि जो अंदर से, ठीक है, जैसे कि मतलब मान लीजिए ये पृथ्वी है और पृथ्वी के अंदर से
ठीक है, प्लेट के अंदर में जो चेंजिंग होता है उसे क्या कहते हैं, अंतर्जनिक फोर्स कहते हैं, अंतर्जनिक बल कहते हैं। और जो पृथ्वी के, ठीक है, ऊपरी भाग, ठीक है, सरफेस पे, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम बहिर्जनिक बल कहते हैं। इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। और अंदर से होता है उसे एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं, ठीक है, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उसे एंटरजेनिक बल कहते हैं। और जो भाग पृथ्वी के बाहर घटित होता है, ठीक है, पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होती है, उसे क्या बोलते हैं, बहिर्जनिक फोर्स कहते हैं, है ना। अब चलिए, कहता है क्या कि जो आंतरजनिक बल है, ठीक है, कभी कभी आकस्मिक गति के उत्पन्न करते हैं, तो कभी धीमी गति से, ठीक है, जो अंतर्जनिक बल होते हैं कभी कभी आपको आकस्मिक गति से उत्पन्न करते हैं, तो कभी कभी धीमी गति से। तो कहता है भूकंप, ज्वालामुखी जैसे आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी के सतह पर आपको अत्यधिक हानि होती है। तो देखिए, जब भूकंप आता है, ठीक है, और उसके बाद ज्वालामुखी होता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, आपको ये चीज क्या होता है, जो पृथ्वी के सतह पे होता है और जिसके कारण आपको ज्यादा से ज्यादा हानि देखने को मिलता है ना। अब चलिए, अब देखिए, अब फिर आगे कहता है कि जो हमारा, ठीक है, पृथ्वी की गतियां हैं, ये दो तरह के होते हैं। पहला अंतर्जनिक बल और दूसरा बहिर्जनित बल। तो अब यहाँ पे अंतर्जनिक बल में हमारा आ जाता है आकस्मिक बल, और फिर इसको विभाग करते हैं, फिर दूसरा आता है पटल विरूपण। आकस्मिक में आपको देखिए भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, भूस्खलन हो गया, ये तीन चीजें आकस्मिक आकस्मिक बल होते हैं, ठीक है, जो पृथ्वी के अंदर में गतियां के कारण होती हैं। और दूसरा देखिए पटल विरूपण में यहाँ पे आपका पर्वत निर्माणकारी, ठीक है, ये अंतर्जनिक बल हो गया, के कारण होता है। ठीक है, जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, भूस्खलन हो गया। उसी तरह से फिर हम आगे जब इधर बहिर्जनिक बल की बात करते हैं, तो इस केस में हमारा जो होता है, ये होता है जैसे कि अपर्दन और निक्षेपण। ठीक है, अपर्दन और निक्षेपण की जब बात करते हैं, तो इस केस में क्या होता है, जैसे नदी का बहना, ठीक है, नदी बहता हुआ पवन जो होता है, समुद्री तरंग होता है, उसके बाद हिमनद होता है, तो ये सब जो है हमारा, ये बहिर्जनिक बल होते हैं। जैसे पवन हो गया तो बाहर से मतलब बल लगता है, समुद्री तरंग ये बाहर में, हिमनद, ठीक है, तो ये सारी चीज हमारा हो गया क्या चीज, पृथ्वी की गतियों के कारण जो फोर्स उत्पन्न होती है। अब चलिए, अब आगे हम बात करते हैं कि फिर देखिए कि क्या है कि यहाँ पे देखिए थोड़ा सा स्थलमंडल का आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है। क्या कह रहा है कि यहाँ पे कहता है कि देखिए स्थलमंडलीय, ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे स्थलमंडलीय प्लेट कहता है भूपर्पट्टी के अनेक बड़े बड़े, ठीक है, बड़े एवं कुछ छोटी कठोर आसमान आकार की और समान आकार की प्लेटें होती हैं, जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह टिकी होती है। ठीक है, जहाँ पे क्या होती है, जिन पर महाद्वीप और महासागर की सतह टिकी हुई होती है, उसे क्या बोलते हैं, स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। कहता है भूपर्पट्टी में अनेक बड़े एवं बड़ी एवं कुछ छोटी समान आकार की प्लेट होती है, जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह टिकी हुई होती है, उसे क्या बोलते हैं, स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं, है ना। अब चलिए, आगे कहता है कि जो ज्वालामुखी होता है, ठीक है, ज्वालामुखी की जब भूपर्पट्टी की बात करते हैं, तो कहता है कि ज्वालामुखी भूपर्पट्टी पर एक एक ऐसा चित्र होता है, ठीक है, खुला एक ऐसा चित्र होता है जिससे पिघलने से, ठीक है, क्या होता है, पदार्थ अचानक निकलने लगते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी ऊपरपट्टी पर खुला एक ऐसा चित्र होता है जो कि पिघलने पे, ठीक है, अचानक, ठीक है, पदार्थ बाहर निकलने लगता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये देखिए ज्वालामुखी बताया गया है, देखिए, देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे एक ये क्या है, ये मैग्मा है, ठीक है, ये क्या है, मैग्मा है, मैग्मा का कोष्ठ है। अब देखिए यहाँ पे आपको हम बताए थे कि जो पृथ्वी के लेयर होते हैं, तीन लेयर होते हैं, ठीक है, तो पहला जो लेयर होता है वो क्या होता है, पहला जो होता है क्रस्ट होता है, सबसे थीन लेयर होता है, उसके भीतर, ठीक है, फिर अगला जो लेयर होता है वो क्या होता है, आपका मेटल होता है, ठीक है, और उसके बाद अंदर में जो होता है सबसे, ठीक है, आंतरिक भाग में होता है वो क्या होता है, कोर होता है। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है, जो ज्वालामुखी है ये मैग्मा कोस्ट, ठीक है, ये कहाँ पे, ये मेटल के पास आपको सिचुएटेड है। उसके बाद देखिए प्रॉपर्टी, ठीक है, इसको क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है ना कि ये पृथ्वी का ऊपरी भाग है, और ये क्या होता है, जैसे ही, ठीक है, यहाँ पे एक ऐसा छिद्र बन जाता है, ठीक है, छिद्र होता है, तो जैसे ही ये पिघलेगा, ठीक है, मैग्मा, ये क्या होता है, बाहर निकलता है। तो जैसे ही बाहर निकलता है, तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए पहला क्या होता है, ये देखिए लावा हो गया, उसके बाद देखिए ये क्या हो गया, निकास वेंट हो गया, और ये अंत में जो है ये क्या करता है, क्रिएटर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, क्रिएटर होता है। अब देखिए फिर आगे, ये तो हम देख लिए, तो फिर हम देखते हैं आगे कि अगला क्या कहता है
कि अगला कहता है कि देखिए स्थल मंडलीय, ठीक है, प्लेट के गति के कारण पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है और ये कंपन पृथ्वी के चारों देखिए क्या है कि यहाँ से इसे नदी चल रहा है, ठीक है, ये मतलब हमेशा नदी घूम घूम के चलना ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। अब देखिए कहीं कहीं पे क्या होता है, नदी ऐसे रह जाता है, ठीक है, इधर सारा सारा वो क्या हो गया, लैंड हो गया, ठीक है, स्थल हो गया, तो ये जो हो गया इसी को हम लोग चाप झील बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चाप झील बोलते हैं। अब अगला केस में क्या है कि जो अब क्या होता है कि जैसे ऐसे ऐसे जो घूम रहा है ये सांप के आकार का है, सांप ऐसे चलता चलना पसंद करता है, इसी को बोलते हैं हम लोग विसर्प, ठीक है, सर्प, विसर्प। और ये जो है हमारा तटबंध है, विसर्प समझ गए, ठीक है, और ये वाला बाढ़ का मैदान है, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है कि जो ये वाला जो मैदान होता है, ठीक है, जो ये खास करके ये वाला मैदान, ठीक है, बाढ़ का मैदान जो होता है, ठीक है, ये काफी फर्टाइल होता है, काफी उपजाऊ होता है, ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी लगाइएगा ना तो ज्यादा से ज्यादा आप, ठीक है। और ये वाला जो इसी ये जो बनाया हुआ है, ये देखिए तटबंध है, ठीक है, क्या तटबंध है, ताकि इधर पानी, इधर का पानी इधर ना जाए, इधर से इधर ना जाए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा दोनों बैलेंस की स्थिति में रहे, ठीक है। गद्य जबदन उपाधि बाढ़ कृत मैदान का निर्माण होता है, नदी के उत्थित तटों को, ठीक है, तटबंध कहते हैं, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, तटबंध बोलते हैं, ठीक है। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है और कहते हैं नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, ठीक है, कभी आपको इधर धारा चला गया, इधर चला गया, इधर तक समुद्र तक पहुंचेगा, आपको इसका अंतर देखने को मिलेगा, है ना। अब चलिए, अब फिर कहता है आगे क्या कि देखिए अब क्या होता है कि धीरे 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 अब मुख्य नदी, ठीक है, देखिए यहाँ पे ये देखिए ये मेन नदी था, ठीक है, ये मेन नदी था, फिर यहाँ से समुद्र तक जाते जाते देखिए यहाँ पे क्या हो गया, सब अलग अलग होते जा रहा है, ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट धाराओं में विभाजित होते जा रहा है, ठीक है, ये अलग-अलग धाराओं में विभाजित हो जा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या हो गया, इसी को कहते हैं वितरक कहते हैं, और ये लास्ट में, ठीक है, ये जो मिट्टी आपको देखने को मिलता है, ठीक है, यहाँ पे क्या बनाता है, डेल्टा, ठीक है, मतलब ये डेल्टा का भाग है, पूरा का पूरा क्या है, डेल्टा है, ठीक है, ये क्या है, डेल्टा है। अब देखिए यहाँ पे आपको मुख्य नदी और इसमें धीरे धीरे सब मतलब ये पानी का मतलब धाराएं चेंज, इसी को वितरक कहा, ठीक है, जिनकी वितरक कहा जाता है। अब यहाँ पे नदी इतना धीमा हो जाता है कि अपने साथ लाए हुए मलबे को निक्षेपण करने लगता है और वितरक के मुहाने का निर्माण करती है, ठीक है ना, जो मतलब कुछ लाता है, ठीक है, कुछ भी, ठीक है, मलबे खास करके, ठीक है, सभी मुहानों में अवसाद संग्रह से डेल्टा का निर्माण करता है, ठीक है, जो भी वो अपने साथ कचरा उचरा ढो के लाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा कहते हैं, इतना हो जाता है, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग नदी के बारे में देख लिए और भूकंप के बारे में देख लिए, अब देखिए तरंग के बारे में देखते हैं, ठीक है, तो जो समुद्री तरंग है, ठीक है, समुद्री तरंग किस तरह से काम करता है उसके बारे में देखिए। यहाँ पे समुद्री तरंग की बात करते हैं तो जो समुद्री तरंग है ये अपर्दन एवं निक्षेपण तथा तटीय स्थलाकृति से बनती है और समुद्री तरंग आपको लगातार तेल से टकराती है, ठीक है। अब जिससे दरार विकसित होती है ना, क्या होती है, दरार विकसित होती है। तो समय के साथ क्या होता है, ये जो होता है बड़ी एवं चौड़ी होती है, इनको क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम लोग समुद्री गुफा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समुद्री गुफा बोलते हैं। मतलब समय के साथ बड़ी और चौड़ी होती जाती है तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, समुद्री गुफा बोलते हैं। और ये जो गुफा होती है बड़े होते हैं, ठीक है, बड़े हो जाने पर, ठीक है, इनमें केवल छत ही बचती है, क्या बोलती है, सिर्फ छत ही बचती है और तटीय मेहराब बनते हैं, ठीक है, जिससे क्या बनती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं और लगातार अपर्दन छत को तोड़ देती है, केवल दीवारें बचती है और दीवार जैसी जो आकृति होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टेक कहते हैं, क्या बोलते हैं, एस्टेक कहते हैं, जो केवल दीवार जैसे, तो बार बार मतलब आते जा रहा है, आते जा रहा है पानी उधर से, ठीक है, और समय के साथ जब बड़ी बड़ी चौड़ी होती जाती है तो इसको समुद्र गुफा बोलते हैं और गुफा बड़े हो जाने पर केवल छत की जैसा बचती है तो उसे मेहराब बोलते हैं और लगातार, ठीक है, अपर्दन छत को बड़े छत को तोड़ देता है तो केवल दीवार बचती है तो जिसे क्या बोलते हैं, स्टेक बोलते हैं, है ना। अब देखो समुद्री तल के ऊपर, ठीक है, लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए, ठीक है, जो ऊपर उठे हुए लगातार उठे हुए भाग होते हैं उसे क्या बोलते हैं, समुद्री भृगु कहते हैं, क्या बोलते हैं, समुद्री भृगु कहते हैं। और इस तरह से जो समुद्री तरंग के किनारे, ठीक है, जमा अवसाद, बहुत सारे अवसाद जमा हो जाते हैं, ठीक है, वो एक समुद्री पुलीन का निर्माण करता है, क्या चीज करता है, तो समुद्री पुलीन का निर्माण करता है जब ऊपर भाग होता है ना। अब देखिए यहाँ जब हम देख लिए तो अब हम लोग देखते हैं हिमनद के कार्य, ठीक है।
समुद्री तरंग देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं समुद्री तरंग कैसा है। यहाँ पे देखिए पिक्चर्स देख पा रहे होंगे, देखिए किस तरह से हमारा समुद्री तरंग का निर्माण होता है असला के लिए यहाँ पे। तो देखिए ये वाला देखिए समुद्र है, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्या है, अवसाद है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या होता है ना कि इसी को हम लोग समुद्री गुफा बोलते हैं। देखिए अंदर में क्या है, ये देखिए ऊपर मलबा है, ठीक है। ये उसके अंदर में क्या है, समुद्री गुफा है। और ये जो है इसके अंदर, ठीक है, ये वाला जो इधर पानी वाटर हो गया इसको क्या बोलते हैं, मेहराब बोलते हैं। और ये जो है, ठीक है, ये जो मतलब आपको ये वाला भाग सब ये सब क्या है, इसी को हम लोग स्टैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैक बोलते हैं, ठीक है। जो मतलब आपको आकृतियां बन जाती है, ठीक है, दीवार जैसा आकृतियां बन जाती है समुद्र में, ठीक है। इसी को बाद क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग देख लिए, ठीक है, समुद्री तरंग और उसका गुणवत्ता। अब देखिए हिमनद के कार्य क्या क्या होते हैं, तो ठीक है। जब हिमनद के कार्य की बात करते हैं तो इस केस में जो हिमनद होते हैं या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिमानी बर्फ बोलते हैं, कि हिमानी बर्फ की एक नदियां होती हैं, ठीक है। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती है, ये एक तरह से मतलब बर्फ के जैसा, जैसे रिवर है, रिवर में क्या है, पानी है। तो उसी तरह से हिमनद भी क्या है, उसमें ढेर सारा बर्फ है, ठीक है। ये देखिए बर्फ ही है, ठीक है। अब हिमनद क्या होता है, जो कठोर चट्टान होता है, ठीक है, जिसको कि गलौसमी मिट्टी के, ठीक है, अपरदित कर देती है, वो धीरे धीरे क्या होता है, सब नीचे आते जाता है, ठीक है, जिधर मतलब उसको लेयर कम मिलता है। तो और ये जो होता है, ये पत्थर से विकृति का अपरदन करता है। जो पत्थर होता है इसको क्या करता है, क्षय कर देता है, मतलब तोड़ते जाता है। और धीरे-धीरे ये क्या करता है, हिमनद गहरे गर्त का निर्माण करता है। ये क्या होता है, गर्त का निर्माण कर रहा है, ठीक है। क्या चीज़ का करता है, ये गर्त का निर्माण करते जाता है और छोटा-छोटा टुकड़ा बनते जा रहा है। अब देखिए ये पर्वतीय क्षेत्र बर्फ़ के पिघलने के कारण, ठीक है, वो क्या होता है, धीरे-धीरे जो गर्त से भर जाता है, पूरा जल भर जाता है, ठीक है, नीचे। तो इस तरह से मतलब एक सुंदर सा जल झील बन जाता है। क्या बन जाता है, झील बन जाता है। तो अब उसी तरह से कहता है कि जो, ठीक है, हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ, ठीक है, जैसे छोटे बड़े सेल, ठीक है, या रेत या तलछट मिट्टी, ठीक है, निक्षेप होते हैं। तो इसी निक्षेप को हम लोग क्या बोलते हैं, हिमनद हिमोड कहते हैं। क्या बोलते हैं, हिमनद हिमोड कहते हैं। मतलब हिमनद नदी के, हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सेल, रेत या तलछट मिट्टी के निक्षेपित होते हैं, ठीक है, मिट्टी से निक्षेपित होते हैं। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, हिमनद हिमोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिमनद हिमोड बोलते हैं, है ना। अब चलिए, अब फिर कहता है, देखिए यहाँ पे हम लोग हिमनद के बारे में देख लिए। देखिए यहाँ पे स्पष्ट दिखाया गया है, ठीक है। ये देखिए ये क्या है, बर्फ का है, ठीक है। ये देखिए क्या है, चट्टान है, ठीक है। तो जब ये नीचे आएगा तो स्वाभाविक है इसमें से कुछ न कुछ तोड़ते जाएगा, चाहे वो आपका कुछ रेत हो या कुछ आपका बड़े बड़े सेल हो, ठीक है, जो अवसाद है, या ठीक है कुछ तलछट मिट्टी हो, ठीक है, इसको क्या करेगा, नीचे लाते जाएगा, ठीक है। तो और ये क्या होगा, एक जो नीचे का जल है, ठीक है, जो पानी यहाँ पे है वो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, भर जाएगा। क्या चीज से, किसी रेत से या मतलब आपको तलछट मिट्टी से या सेल से, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिमनद मोड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिमनद मोड़ बोलते हैं, है ना। अब चलिए, अब देखिए आगे जब बात करते हैं कि जो हमारा पर्टिकुलरली, ठीक है, जब हम आगे बात करते हैं कि जो पवन के कार्य क्या है, ठीक है, पवन के बारे में जब बात करते हैं तो कहता है कि कभी आपने रेगिस्तान को देखा है। तो जब रेगिस्तान को देखेंगे तो वहां पे बालू का बहुत बड़ा टिब्बा, ठीक है, टिब्बे जैसे एकदम टीला जैसा देखने को मिलेगा, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे देखिए देख पा रहे हो, ठीक है। ये सब क्या है, बालू का टीला, ऐसे ऐसे आपको देखने को मिलेगा, कहीं पे ऐसे रहेगा, कहीं पे ऐसे रहेगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, बालू का एक टीला है, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है, ये सब क्यों होता है। देखिए रेगिस्तान में क्या होता है ना कि जैसे जैसे मतलब पर्टिकुलरली, ठीक है, ये जो सेल आकृति का देखा जा सकता है, ठीक है। तो ये छत्रक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, छत्रक कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, छत्रक कहते हैं, है ना। तो ये क्या होता है कि जो पवन के सेल होते हैं, ठीक है, ऊपरी भाग अपेक्षा निचली भाग आसानी से काटती है, ठीक है। जो नीचे वाला भाग है इसको देखिए मतलब हवा चलेगा तो इसको काटते जाएगा, जैसे ऐसे बना हुआ, ठीक है। तो जब हवा चलेगा तो क्या होगा, ऊपर से काट देगा कभी, ठीक है, तो कभी इधर से काटते जाएगा। तो आपको यहाँ पे ऐसे गुफा टाइप का देखने को मिलेगा, ठीक है, ऊपर वाला भाग काट देगा। तो ये क्या होता है, ये काटता है क्या, एक्चुअली में हवा लेके उड़ा के चला जाता है जो भी रेत है, ठीक है। तो ये क्या होता है, कहता है निचले भाग आसानी से कटता है, ठीक है, नीचे वाला भाग आसानी से कटता है। और जो, ठीक है, अब देखिए क्या होता है, जो निचले भाग आसानी से करता है तो उसके अंदर आधार क्या होता है, संकीर्ण हो जाता है और इस तरह से विस्तृत धारण करता है। तो पवन चलने पर धीरे धीरे सभी रेत क्या होते हैं, एक दूसरे से दूसरे स्थान पे चला जाता है। यहाँ का रेत उड़ के यहाँ चला आया,
ठीक है। तो फिर ये वाला जब चलते गए यहाँ पे क्या हो गया, एक टीला हो गया। फिर हवा चलेगा तो ये पूरा खत्म हो गया, तो फिर ये वाला क्या करेगा, धीरे धीरे इसको संकीर्ण कर देगा। ठीक है। तो कहता है जब पवन का बहाव रुकता है तो हमेशा तो हवा चलता नहीं है। ठीक है। तो जो वो छोटे छोटे मतलब वो आपको बना है, ठीक है, ये जो छोटे छोटे एक टीला टाइप का बना है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो एकाएक गिर जाएगा। ठीक है। तो जब ये छोटे छोटे पहाड़ी बनता है, ठीक है, रेत गिर कर छोटे छोटे पहाड़ी बनता है, तो इनको क्या कहते हैं, बालू का टिब्बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बालू का टिब्बा है ना। अब देखिए जब बालू का कण, ठीक है, महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु को उठाकर क्या करते हैं, अत्यधिक दूर लेके चला जाता है। तो स्वाभाविक है, जो छोटे छोटे कण है वो हवा में क्या होगा, काफी दूर तक उठा के लेके चल जाएगा हवा। ठीक है। और ये जो होता है जब ये बालू, ठीक है, कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोअस कहते हैं। क्या बोलते हैं, लोअस कहते हैं। जब ये छोटे छोटे जो कण हवा उड़ा के लेके जाता है, ठीक है, विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं, लोअस कहते हैं। और ये चीन में, ठीक है, कहता है कि चीन में आपको विशाल लोहस का निक्षेप देखने को मिलेगा। ठीक है। चीन में आपको ये चीज ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये था हमारा क्या चीज, तो ये था हमारा पवन का कार्य, पवन किस तरह से कार्य करता है। ठीक है। तो हम लोगों ने देखा वन बाय वन जो टॉपिक था, क्या क्या टॉपिक देखा उसके बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि पहला जो हम लोग देखे जो स्थल मंडल के प्लेट, ठीक है, इसमें पहला हम लोग देखेंगे, देखिए क्या चीज, तो यहाँ पे हम लोग देखे पर्टिकुलरली भूकंप के बारे में। ठीक है। भूकंप किस तरह से, भूकंप की उत्पत्ति होती है, किस तरह से कार्य करता है। और दूसरा देखे हम लोग भूकंप के बाद हम क्या चीज देखें, भूकंप के बाद हम लोग देखे भूकंप के तरंग। ठीक है। भूकंप के कितने तरंग होते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा मुख्य स्थलाकृतियां। ठीक है। यहाँ पे देखिए मुख्य स्थलाकृतियां देखे। ठीक है। वहाँ पे अक्षय किस तरह से था, अपर्दन किस तरह से होता है ना। और उसके बाद देख करके हम लोगों ने देखा कि जो समुद्री तरंग के बारे में देखा। ठीक है। समुद्री तरंग किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से फंक्शन करते हैं, है ना। और उसके बाद जाकर के फिर हम लोग देखें नदी के बारे में। ठीक है। तो रिवर किस तरह से मार्ग अपना बदलती है और रिवर कैसे काम करती है। ठीक है। नदी के कार्य कलाकृति में। और उसके बाद जाकर के हम लोगों ने देखा हिमनद के बारे में। क्या चीज के बारे में देखा, ठीक है, यहाँ पे हम लोग हिमनद के बारे में देखें। ठीक है। हिमनद किस तरह से फंक्शन करता है। ठीक है। अब हिमनद के बाद हम लोगों ने देखा क्या चीज, तो हिमनद के बाद देखिए पवन के कार्य। ठीक है। जो हवा है, ठीक है, इसी को हम लोग हवा बोलते हैं। पवन मतलब होता है हवा, हवा किस तरह से कार्य करता है। ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने देखे। ठीक है। अब चलिए देखते हैं हम लोग अगला जो है हमारा इसका क्वेश्चन कहता है प्लेट क्यों घूमती है। तो प्लेट क्यों घूमती है, इसके पीछे रीजन है। देखिए प्लेट तो जो पृथ्वी के अंदर, ठीक है, जो पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा है, ठीक है, पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ मैग्मा है, ठीक है, उसमें होने वाले गति के कारण आपको ये जो है प्लेट घूमते हुए नजर आती है। ठीक है। और उसके बाद पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा है वो कैसे घूमती है, तो वो वृत्तीय पाथ से घूमती है, जिसके कारण क्या होता है, प्लेट घूमते रहती है। ठीक है। प्लेट भी घूमती है और पृथ्वी के जो प्लेट के घूमने के कारण पृथ्वी के सतह पे में भी परिवर्तन होता है। ठीक है। जो पृथ्वी के सतह है उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलता है और इस तरह से आपको प्लेट घूमते हुए नजर आती है। तो सिंपल सा बात है कि क्या है, ये देखिए ये पहला का आंसर ये है कि पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा होने के कारण, ठीक है, जो प्लेट है वो आपको घूमती है। ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन का आंसर सिंपल सा था। और सेकंड क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि बहिर्जनिक और अंतर्जनिक बल क्या होता है, जो अंदर में लगता है। ठीक है। पृथ्वी के अंदर बल लगता है। ठीक है। इंटरनल फोर्स। ठीक है। तो जैसे कि आपको तो देखिए, तो जो बल क्या होता है कि जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, अंतर्जनिक बल कहते हैं। और जो बल, ठीक है, पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होती है उसे क्या बोलते हैं, बहिर्जनिक बल या एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं, है ना। तो अब देखिए क्या होता है, अंतर्जनिक बल की जब बात करते हैं तो इस केस में देखिए अंतर्जनिक का एग्जाम्पल आपको देना है। ठीक है। जो होता है ये भूकंप, जैसे ज्वालामुखी हो गया, भूकंप हो गया, ये सब क्या है, अंतर्जनिक बल हो गया। और इस तरह से जो बहिर्जनिक बल कहते हैं, देखिए ये वाला डायग्राम आप बना लीजिएगा पूरे का जो आंसर है। देखिए यहाँ पे देखिए बहिर्जनिक बल, ठीक है, तो बहिर्जनिक बल में आपका क्या आ जाएगा, पहले अंतर्जनिक बल देख लेते हैं। ठीक है। इसमें देखिए आपका भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, भूस्खलन हो गया, ये सब होता है। ठीक है। और उसके बाद पर्वत निर्माणकारी बल। और बहिर्जनिक बल का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका नदी। ठीक है। नदी या बहता हुआ जल, पवन, समुद्र तरंग, हिमनद, ये क्या हो गया, बहिर्जनिक बल के कारण होता है ना। तो अब देखिए ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो इस केस में क्या कहता है, देखिए थर्ड क्वेश्चन कहता है कि अपर्दन क्या है।
अपर्दन क्या है, जिसको हम लोग क्षय बोलते हैं, क्षयन बोलते हैं, जो टी हो गया, ठीक है। जब हम बात करते हैं, तो देखिए, जब अपर्दन की बात करते हैं तो कहता है कि देखिए आपका भूदृश्य, ठीक है, जो पृथ्वी के दृश्य होते हैं, ठीक है, चाहे वो जल हो या पवन हो या हिम हो, जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को, ठीक है, अपर्दन कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि वायु, जल, ये सब अपर्दित, ठीक है, पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे स्थान पे ले जाते हैं, और जिसके कारण क्या होता है, आपको निक्षेपित करता है, ठीक है। और इस तरह से जो भूदृश्य है, ठीक है, अब क्या बोले हम कि मतलब अक्षय जो होता है, ठीक है, चाहे वो किसी भी वजह से हो, ठीक है, किसी भी चीज का, किसी भी विभिन्न घटक, जैसे पृथ्वी के जैसे जो वायु हो गया, जल हो गया, ठीक है, तो इसके कारण जो क्षय होता है उसी को क्या बोलते हैं, अपर्दन कहते हैं, है ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन की जब बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि बालू का टिब्बा क्या है। तो बालू का टिब्बा, उससे पहले देखिए यहाँ पे कहता है बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है। तो बाढ़कृत मैदान का निर्माण देखिए यहाँ पे होता है, देखिए बाढ़कृत, ठीक है, देखिए बाढ़कृत मैदान का निर्माण कहता है कि बाढ़कृत मैदान का निर्माण, देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि जब बाढ़ के कारण, ठीक है, नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्र में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थ को निक्षेप करती है, तो ऐसी मिट्टी क्या करती है, पदार्थों का, ठीक है, अवसाद कहते हैं, और इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है, ठीक है। तो जो बाढ़ के कारण, ठीक है, ये फोर्थ का आंसर है, ठीक है, बाढ़ के कारण जो नदी तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेप करती है, तो ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं, और इससे जो समतल भूमि, उपजाऊ भूमि मैदान बनते हैं, उसे क्या करते हैं, आप इसे बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है इसी, ठीक है। देखिए ये बाढ़कृत मैदान का ये पिक्चर्स आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा, है ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि बालू का टिब्बा क्या है, मतलब बालू का टिब्बा क्या है। तो बालू का टिब्बा देखिए, इसका जो आंसर है यहाँ पे देखिए, बालू का टिब्बा यहाँ पे देखने को मिलेगा, बालू का टिब्बा, देखिए बालू का टिब्बा कहाँ गया जी, ये देखिए बालू का टिब्बा किसको बोलते हैं, तो जब पवन का, ठीक है, बहाव रुकता है, तो जो रेत होता है वो गिरकर छोटे छोटे पहाड़ी बनाती है, तो इसी को क्या बोलते हैं, बालू का टिब्बा कहते हैं। और ये क्या होता है, जब बालू का ये बालू का, इसको टिब्बा कहते हैं, यहीं तक आपको आंसर लिखना है, ठीक है, ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है, इसको बालू का टिब्बा कहते हैं, ठीक है। अब चलिए अगला, मतलब जो एक बार फिर से देख लीजिए, जब पवन का बहाव रुकता है तो ये रेत छोटे छोटे पहाड़ी बनाती है गिरकर, ठीक है, तो इसी को बालू का टिब्बा कहते हैं, है ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे करते हैं, ठीक है, समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे करते हैं, मतलब समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कहता है समुद्री पुलिन, ठीक है, देखिए समुद्री पुलिन का निर्माण की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देखिए समुद्री ग्रेवी हो गया, उसके बाद आपका यहाँ पे देखिए समुद्री पुलिन, तो देखिए यहाँ पे कहता है समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्री भृगु कहते हैं, और समुद्री तरंगों के किनारे पर अवसाद जो जमा हो जाता है, ठीक है, इसी को मतलब हम लोग समुद्री पुलिन का निर्माण होता है, इसी से क्या होता है, समुद्री पुलिन का निर्माण होता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ से आप लिखिएगा समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों के समुद्री भृगु कहते हैं, और समुद्री तरंग किनारे जो अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करता है, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है ये क्या कहता है कि चाप झील क्या है। तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, चाप झील की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे चाप झील, ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा झील वाले में, ठीक है, चाप झील, तो देखिए, तो चाप झील क्या होता है, जो समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं, और जो एक अलग झील जो बनाती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चाप झील बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये चाप झील हो गया, मतलब ऐसे नदी आ रही है और इसमें एक नदी कट गया, ठीक है, इस चारों ओर स्थलाकृतियां हैं और इधर तटबंध है, तो ये वाला जो भाग हो गया इसी को हम लोग चाप झील बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो चाप झील बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, अब कहता है टिक आउट द क्वेश्चन, ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें टिक आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि पहला क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है, ठीक है, समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है। तो देखिए समुद्री तरंग की जब बात करते हैं तो समुद्र का गुफा बनाता है, बिल्कुल बनाता है, ठीक है। उसके बाद समुद्री तरंग जो होता है, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, तो क्या है ना कि पर्टिकुलरली देखिए समुद्री किनारा, ठीक है,
ये देखिए समुद्री गुफा का नाम का चीज था, सेल जो टकराती है, ठीक है। अब देखिए ये किनारा नाम का कोई चीज नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा ये किनारा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है, विशेषता नहीं है, तो किनारा। हिमनद का निक्षेपण विशेषता क्या है? निक्षेपण, ठीक है। तो देखिए पुलिन यहाँ पे देखिए, तो जब हिमनद निक्षेप की विशेषता, तो इसको हम लोग हिमोड बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए उसके बाद कहता है अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जो पृथ्वी है, ठीक है, कि आकस्मिक गति के कारण कौन सी घटना होती है, ठीक है, आकस्मिक गति के कारण, ठीक है, ज्वाला, ठीक है, ज्वालामुखी होती है, ठीक है, भारत के मैदान, ये सब वाला आंसर नहीं होगा, ठीक है। छत्रक सेल पाई जाती है, तो जो छत्रक सेल है आपको किस में पाया जाता है? ये आपको रेगिस्तान में पाया जाता है, नदी घाटी में नहीं पाया जाता है, हिमालय में नहीं पाया जाता है। अब चार चाप झील यहाँ पाई जाती है, ठीक है, कहाँ पे? जब चाप झील की बात करते हैं तो जो नदी घाटी है, ठीक है, तो उसमें पाई जाती है आपको चाप झील। रेगिस्तान में भी नहीं पाई जाती है, ठीक है, हिमनद में भी नहीं पाई, चाप झील में पाए, ये जो है नदी घाटी में आपको पाया जाता है ना? अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है मैच द फॉलोइंग, ठीक है, आपको जोड़े बनाने हैं, ठीक है, मिलाकर जो सही स्थान है। तो देखिए यहाँ पे जब हिमनद की बात करते हैं तो पहले हम लोग देखते हैं हिमनद, ठीक है, तो हिमनद क्या होता है, ठीक है, तो कहता है रेगिस्तान, पहले इधर भी दिया है, पहले देख लेते हैं हिमनद, विसर्ग, कुलीन, बालू का टिब्बा, जलप्रपात, भूकंप, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले हम बात करते हैं भूकंप का, तो पृथ्वी का कंपन, ठीक है। अब उसके बाद जाकर के हम बात करते हैं तो बालू का यहाँ पे समुद्र तट, छत्रक सेल, ठीक है। तो ये जो होता है नदी, ठीक है, नदी देखिए विसर्ग, अ, ये देखिए हमारा ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद जाकर के हिमनद क्या होता है? बर्फ का नदी, है ना। उसके बाद जाकर के हमारा जो होता है बालू का टिब्बा, तो बालू का टिब्बा हमारा जब आगे बात करते हैं तो ये कंपन हो गया बर्फ, छत्रक सेल, ठीक है। और जलप्रपात, तो जलप्रपात आपका कहाँ हो गया? इसको हम लोग बोलते हैं, किसे मैच करेंगे, तो यहाँ पे जो पुलीन हो गया, तो ये क्या हो गया? पुलीन जो हो गया हमारा समुद्र भृगु हो गया, है ना। उसके बाद जलप्रपात की बात करते हैं तो आगे देखिए यहाँ पे रेगिस्तान नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद बचा कौन? तो यहाँ पे छत्रक सेल और समुद्री तट, ठीक है। इधर भी आपका बचा, तो ये जो हो गया हमारा बालू का टिब्बा, बालू का टिब्बा आपका क्या हो गया? ये हो गया समुद्री तट, और हाँ, नहीं समुद्री तट नहीं हो गया, नदियाँ, समुद्री भृगु, राजस्थान, ठीक है। तो बालू का टिब्बा क्या हो गया? ये रेगिस्तान हो गया, ठीक है। आपको बालू का टिब्बा कहाँ पे देखने को मिलेगा? रेगिस्तान में देखने को मिलेगा, थोड़ा सा क्या हो गया। देखिए यहाँ पे आपको ऐसे देखने को मिलेगा, रेगिस्तान के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा बालू का टिब्बा, और उसके बाद जलप्रपात, ये छत्रक सेल हो गया, है ना। ठीक है, मैच द फॉलोइंग हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने देख लिया और सॉल्व कर दिया, है ना। अब चलिए चलते हैं हम लोग अगला वीडियो में, ठीक है। मतलब ये इस सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने डील किया, उसका सारा कॉन्सेप्ट को हम लोग अंडरस्टैंड करके अब हम लोग आपसे मिलते हैं, ठीक है, अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग दिस वीडियो, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं चैप्टर 7th में, अच्छा चैप्टर 4th में, जो क्लास 7th का ज्योग्राफी है, ठीक है। तो तब तक आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू किए। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।